हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल टेक्निक से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लमेटिक एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास करते हैं रेगुलर, उन्होंने ही भेजा है, तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो यदि कोई प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी कमेंट होगा हम उसी से ये क्वेश्चन लेंगे। कोई हमें व्हाट्सएप पे अलग से सेंड कर देते हैं, कोई बोलते प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, ऐसे हम कुछ सेंड नहीं करते। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम से जो क्लास हम करवा रहे हैं वहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये शायद प्रियंका चटर्जी ने भेजा था मुझे, तो यहाँ पर देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इनकरेक्ट शोइंग नंबर ऑफ करेक्ट शोइंग नंबर ऑफ वर्टेक्स, एज एंड डायमीटर। उनका कहना था कि ये डायमीटर क्या है ये पता नहीं है। तो देखिए, डायमीटर जो होता है वो दो फार्देस्ट पॉइंट कोई भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, ये ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स होते हैं मतलब जो नोड्स होते हैं, मतलब अगर आप सड़कें में जाते हैं तो दो सड़क जहां पे मिलते हैं उनको हम नोड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक नोड्स, मान लीजिए ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, तो दो जो रोड्स है, दो रोड्स, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, ठीक है। इन तीनों को हम बोलते हैं नोड। और ये जो लाइन होता है, जो रोड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्क, एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे, ठीक है। अब आते हैं डायमीटर क्या है। तो डायमीटर देखिए, सर्कल में आप डायमीटर क्या है, सर्कल में डायमीटर क्या होता है कि वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में डायमीटर क्या होता है, दो फार्देस्ट पॉइंट, मतलब जो पॉइंट सबसे दूर लोकेटेड है। अब दूर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर किसी ने स्केल को मेंशन नहीं किया होगा। अगर यहाँ पर स्केल मेंशन किया होता तो सिचुएशन अलग होता। अगर स्केल मेंशन नहीं है तो आपको मान लेना है कि ये जो भी आर्क है वो इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको देख के ही पता लग सकता है कि ये जो 5 और 10 पॉइंट्स है यही दोनों सबसे दूर लोकेटेड है। अब यहाँ पर जाने के कितना रास्ता होता है, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। अब इनके बीच में कितना आर्क आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो एक और रास्ता है, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो डायमीटर क्या होता है कि कोई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में दो फार्देस्ट पॉइंट के शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस को यहां पर आर्क से हम क्यों मेजर करें, क्योंकि हमारे पास यहां पर स्केल नहीं है। अगर स्केल मेंशन क्या होता कि 1 आर्क इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन डायमीटर हमारा यहां पर 14 सेंटीमीटर बन जाता, या 14 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, किलोमीटर होगा शायद, 14 किलोमीटर या 14 मीटर ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे आपका स्केल मेंशन होता तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर ये मेंशन कर दिया गया 1 आर्क, ये 1 सेमी आर्क आप मान लीजिए, तो इक्वल बैलेंस टू आपको ऐसा स्केल दे दिया गया 2 किलोमीटर। तो हमारा इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे कितने आर्क है, 1 2 3 4 5 6 7 आर्क है। तो इसको हमें 14 किलोमीटर इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डायमीटर मिलेगा। अब क्यों 14 हुआ, क्यों 8 नहीं हुआ, तो देखिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं उसको हमें लेना पड़ता है, मतलब जो सबसे छोटा होता है, जितने डिस्टेंस सबसे छोटा होता है, दो फार्देस्ट पॉइंट, दो पॉइंट जो एक दूसरे से सबसे दूर लोकेटेड है, उनमें से अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमें लेना होगा। कब, अगर दो नेटवर्क है, अगर एक ही है, मान लीजिए ये जो कनेक्शन नहीं होता, ये कनेक्शन नहीं होता, मान लीजिए ये कनेक्शन नहीं है, ये इसको हमने काट दिया, तो यहां पर देखो 5 4 1, ये इसके बीच और कोई रूट ही नहीं है। अब यहां से यहां जा सकते हैं, उसके बाद आपको यही आना होगा, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो इस केस में यही एकमात्र ऑप्शन बन जाता है। और अगर ये भी नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हमारा डायमीटर हो जाता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ऐसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। और ये देखो, ये दोनों, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहां पर एक और ऐसे चीज हो जाता, मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट ऐड कर दिया 11, तो इसका डायमीटर कितना होता, इसका डायमीटर तब हो जाता 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये इसका डायमीटर हो जाता। तो डायमीटर जो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है, ये रोड बराबर जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हमें कंसीडर करना होता है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, देखो,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट टू शो ऑप्टिमल लोकेशन, मतलब कौन से जगह पर हम ये एक फार्म के बारे में बात कर रहे हैं कि एक फार्म हम बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्टिमम लोकेशन होगा। अब देखो यहां पर एक चीज है, ये जो ग्राफ है ये दिखाता है टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम कितना हो रहा है, ठीक है, ये दिखाता है। और दूसरा है टोटल कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होता है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको कपड़े का कोई बिजनेस करना है, ठीक है, कपड़े बनाना है, तो कपड़े बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लीजिए आपको मोबाइल का कुछ दुकान है, कोई भी मोबाइल की इंडस्ट्री है, मोबाइल बना रहे हैं या कोई भी कंपनी हो, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ पैसे लगेगा। तो वो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जितना हम पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से जितना हम इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ए पॉइंट से, ठीक है, वहां हमारा क्या हो रहा है, जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है और जो रेवेन्यू है वो पहले तो इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। तो हम इस केस में कहां हम अपना फैक्ट्री को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कंडीशंस होते हैं, जो फैक्ट्री हम बनाते हैं वो आपका जहां ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी जो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जहां पर मिनिमम होते हैं वहां पर बनाते हैं। अगर रेवेन्यू बहुत स्लो रेट से घट रहा है तब। यहां पर एक चीज देखो, यहां से शुरू करके जितना हम सी के करीब जा रहे थे, सी पर आकर क्या हो गया, हमारा जो कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, वो सबसे कम हो गया, लेकिन रेवेन्यू हमें सबसे ज्यादा मिल रहा था बी पॉइंट पे, ठीक है। अब प्रॉफिट यहां पर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि ये सी जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों में यहां पर प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा है। ये ग्राफ इजी है, जनरली ये होता है, एक और ग्राफ आएगा शायद बाद में, वहां पर हम ये डिस्कस कर सकते हैं। जनरली अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, ज्यादा है, यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ आपका जो रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज हो गया, मतलब यहां पर जितने अमाउंट की प्रॉफिट मिल रहे हैं यहां पर भी उतने ही अमाउंट के प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो अगर इस केस में हो गया, मान लीजिए यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट को हम पी लिख रहे हैं और प्रॉफिट को हम आई लिख रहे हैं, इनकम लिख रहे हैं, ठीक है, इनकम लिख रहे हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करते, ठीक है, मान लो सी पॉइंट पे जो है सी पॉइंट पे जो पी माइनस आई है और बी पॉइंट पे जो पी माइनस आई है, दोनों सेम है, दोनों पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सेम हो रहा है दोनों पॉइंट पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम होगा, अगर प्रॉफिट इक्वल है तो जहां हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम है वहीं पर हम हमारे फैक्ट्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी जब काम करता है तो उसके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए जो बजट होता है ना वो लिमिटेड होता है। वो क्या करते हैं, जनरली जो करते हैं कंपनीज, कोई बैंक से लोन लेता है या कोई कंपनी से लोन लेता है या कोई शेयर खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, ऐसे वो अपना काम चलाते हैं। तो अगर वो प्रोडक्शन एक ही प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपने प्रोडक्शन को उतना बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उनके लिए, उनको ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी उनको बोरो करना होगा। तो लोगों को ये सोच होता है कि अगर आप ही मान लीजिए कि अगर आप घर के पास एक जॉब मिलते हैं जहां पर आपका, मान लो आपके पास घर के पास एक जॉब मिला है जहां पर आपका सैलरी है 5000 रुपीज, ठीक है, और आपको वहां पर कोई खर्चा नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में आपको कोई खर्चा नहीं आ रहा है, आपको मिल रहा है। और दूसरा आपको एक जॉब मिल गया जहां पर आपका सैलरी है 7000 रुपीज, लेकिन वहां पर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो रहा है 2000 रुपीज, ठीक है। तो इस केस में आप कहां काम करेंगे, अगर दोनों पे फैसिलिटी सेम है तो आप यहीं पर काम करेंगे जो घर के पास होगा। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए भी सेम होता है, जहां पर आप एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते आप, ठीक है, खुद से एक्सपेंडिचर को बढ़ाना नहीं चाहते, एक्सपेंडिचर को जहां पर मिनिमम होगा अगर प्रॉफिट सेम है वहीं पर हम ये फैक्ट्री बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग मैप ऑफ एन एरिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली नेट लेवल की क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर बच्चे को ये सवाल दिया जाए तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर देगा। ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो पॉइंट 1 में क्या क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, कितना कितना है सभी एक एक करके। तो पॉइंट 1 में स्कूल हो जाएगा 1, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा 1, रेलवे स्टेशन हो जाएगा 1, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा 1। अब पॉइंट 2 में देखो, पॉइंट 2 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल है। तो पॉइंट 2 में हमारा हॉस्पिटल हो जाएगा 1, रेलवे स्टेशन हो जाएगा 1, बाकी कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं होता है वो 0 0 होता है। यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही आपको काउंट करना होगा। पॉइंट 3 में क्या है, पॉइंट 3 में आपका एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है और एक पोस्ट ऑफिस है। पॉइंट 3 में एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं दिया गया है। देखो पोस्ट ऑफिस के पास 0 दे दिएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अब दूसरे में चलते, यहां पर सभी 1 है, दूसरे पॉइंट भी सेम है, 0 1 1 0, चारों ऑप्शन में ये सेम है।
तो हमारा थर्ड पॉइंट को देखना होगा। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट में जो था ये सही है मैट्रिक्स, सेकंड जो रो है वो भी सेम है सभी ऑप्शन में, ठीक है। अब थर्ड रो में हम आते हैं। थर्ड रो में क्या है कि यहाँ पर देखो स्कूल एक है, हॉस्पिटल एक है और पोस्ट ऑफिस है। तो थर्ड रो में हमें क्या देखना होगा, स्कूल है, हॉस्पिटल है और जो रेलवे स्टेशन है वो नहीं है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में दोनों ही सिमिलरिटी है, ठीक है। पहले तीन ऑप्शन में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये तीनों में सी में सिमिलरिटी है। तो डिसिमिलरिटी कहां है वो ढूंढना होगा। 0.4 भी सिमिलर है जल्दी से करने के लिए, ठीक है। 0.4 भी सिमिलर है, 0.5 जो है वो भी सिमिलर है, ठीक है। ये 0.5 सिमिलर है, 0.6 भी, 0.6 में देखो डिफरेंस है। 0.6 में बोल रहे ये सभी एक एक करके है, तो हम 0.6 पे चलते हैं तो देखो सभी है 0.6 पे। यहाँ पर 0.6 पे बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है वो नहीं है, लेकिन 0.6 में चारों ही है। तो ये हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो जितना है, जहां पर 0.1 पे स्कूल एक है तो वो एक होगा, अगर 2 स्कूल होता तो 2 होता, ऐसे ही चलता है, ठीक है। हॉस्पिटल अगर एक है तो 1 है, अगर नहीं है तो 0 है, ठीक है। ये कितना है ये आपको बताना होगा। ये पॉइंट नंबर है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है, और ये जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस है वो दिखाया गया है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बच्चों जैसे काउंटिंग करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब ये देखिए ये फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, ठीक है, जिसने सेंड किया, फिर भी हम ये क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं। ये भी कुछ नहीं है, ये कनेक्टिविटी मैट्रिक्स है। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स में क्या है, देखो जो पॉइंट्स के बीच, मतलब मान लो 0.1 के साथ, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये कनेक्टिविटी मैट्रिक्स में क्या दिया गया है। तो यहां पर देखो सारे जो नंबर्स है वो 1 और 0 है। तो यहां पर 1 का मतलब है कनेक्टिविटी और 0 का मतलब है नो कनेक्टिविटी। अब नो कनेक्टिविटी मतलब क्या है, डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर यहां पर एक पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो वो हम कहेंगे उसको 1। अगर कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, अगर दूसरे रूट से जाना पड़ता है तो उसको हम कहेंगे 0, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको दो पॉइंट के बीच से जाना होगा, मतलब बीच में मान लो यहां पर ये जो हमारे यहाँ पर 1 है, 1 के साथ 2 का कनेक्टिविटी है। अब 1 से अगर हमें 3 में जाना है तो हमें 2 के ऊपर से जाना होगा, तो यहाँ पर हमारे कनेक्टिविटी जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ 3 का कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर यहां से ऐसा लाइन होता है, ठीक है, ऐसे लाइन होता तो ये हमारा कनेक्टिविटी 1 हो जाता। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 के साथ, अब यहां से शुरुआत करते, देखो 1 0 0 0 लास्ट में 1, पहला नंबर सभी का सेम है, वो 0 1 0 1, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला नंबर देखो 1 के साथ 1 की कनेक्टिविटी ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। खुद के साथ खुद का कोई कनेक्टिविटी नहीं होता, ये याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट पढ़ते वक्त, खुद पॉइंट के साथ 1 के साथ 1 का भी कनेक्टिविटी नहीं होता। अब 1 के साथ 2 का कनेक्टिविटी है, 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 का कनेक्टिविटी है। देखो 1 के साथ 7 का कनेक्टिविटी मिल रहा है हमें, तो 1 के साथ 7 का कनेक्टिविटी 1 हो जाएगा। यहां पर भी 1 है और यहां पर 1 के साथ 7 का कनेक्टिविटी है। अब देखो 8 का, 1 के साथ 8 का कनेक्टिविटी है, जी हाँ है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, हालांकि एक ऑप्शन सेंड नहीं किया है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये 0 हो जाएगा। 1 के साथ 8 का कनेक्टिविटी है, मतलब 1 to 8 कनेक्टिविटी इज 1, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है। तो ये यहां पर क्या दिया गया है, 0। तो ये सी ऑप्शन हमारा पहले ही रॉन्ग होते थे। अब बचे हुए ये दो, अब यहां पर हमें कंपेयर करना होगा। यहां पर देखो अब यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, 2 के साथ 1 का कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है, जी हाँ है, 2 के साथ 1 का कनेक्टिविटी है। देखो 2 के साथ 1 का, ये देखो कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो यहां पर 1 होगा। अब 2 के साथ 2 का कनेक्टिविटी ऑलवेज 0 होता है, लेकिन यहां पर देखो 2 के साथ 2 का कनेक्टिविटी 1 दे दिया गया है। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो बी हम क्रॉस कर देंगे और ये हमारा राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 3 के साथ 1 का कनेक्टिविटी, 3 के साथ 1 का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 3 के साथ जो आपका यहाँ पर 2 का कनेक्टिविटी आ रहा है, 3 के साथ 5 का देखो कनेक्टिविटी आएगा, ठीक है। अब 3 के साथ 4 का भी कनेक्टिविटी आएगा, देखो यहाँ पर 3 के साथ और किसी का कनेक्टिविटी नहीं आएगा, 5 का आएगा, 4 का आएगा, 2 का आएगा, ठीक है, 3 कनेक्टिविटी आएगा। तो ऐसे ही हम इस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर 0 1 है, अगर 0 1 नहीं होता, 2 3 ऐसे कोई डिजिट होता, तो आपको आर्क काउंट करना पड़ता है। मान लीजिए 1 के साथ 3, तो यहां पर आर्क हो जाएगा 2, 1 के साथ 2 1, 2 से 3। ये किसके बेसिस पर, कनेक्टिविटी 1 और 2, 0 का मतलब है यस और नो, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी ये देता है आर्क, लेकिन वहां पर क्या करते हैं कि आर्क ये मेंशन कर देता है कि कनेक्टिविटी डिस्टेंस मैट्रिक्स ऐसे कुछ मेंशन कर देता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर 0 और 1 है तो आप यही मान लीजिएगा कि कनेक्टिविटी और नो कनेक्टिविटी। ओके, तो ये क्वेश्चन सुदर्शना ने भेजा था। सुदर्शना काफी सारे क्वेश्चन भेज देते हैं और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा गड़बड़ी है। कहां गड़बड़ी है ये मैं बताता हूं। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है
स्लोप, तीन चीज आपको समझना है, स्लोप, ग्रेडियंट और परसेंटेज राइज, ये तीन चीजें। स्लोप और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है ये ध्यान से समझना, जो भी क्वेश्चन सेंड किया है ध्यान से समझना। स्लोप और ग्रेडियंट, अगर दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब इनका एक हाइट है, इनका एक हाइट है। यहां पर स्ट्रेट लाइन माउस से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ऐसे एक हाइट है, तो हमें क्या मिलता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच जो हाइट की डिफरेंसेस है, डिस्टेंस के हिसाब से हाइट कैसे चेंज होता है। मान लो ए के साथ बी का हमारा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और हाइट हमारा चेंज होता है कितना, हाइट हमारा चेंज हो रहा है यहां पर, मान लो यहां से यहां तक हाइट का चेंज हो रहा है 200 मीटर्स, ओके, 200 मीटर्स। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का वो होता है 1:r/d, ठीक है, ऐसे निकलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि r मतलब क्या होता है, रिलीफ में जो डिफरेंसेस है, ए और बी जो भी पॉइंट्स हो, जहां से भी आप कंसीडर करें, ए और बी के बीच जो रिलीफ का डिफरेंसेस होता है उसको हम कहेंगे कि r। अब यहां पे रिलीफ का डिफरेंस हमने मान लिया कि 200 मीटर है, तो 200 है। अब जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में होता है, अब उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो बाय 2000, ओके, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। अब इसको लिखा जाता है 1:r/d, ऐसे फॉर्मेट में। अब यहां पर क्या क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर में, कई बार 1:2 नहीं देता, क्योंकि ग्रेडियंट जनरली 1:2 ही होता है। मतलब ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन है वो पार्टिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस चेंज करने में स्लोप का जो चेंजेस का रेशियो होता है, ठीक है, हाइट, सॉरी स्लोप नहीं, हाइट की जो चेंजेस की रेशियो होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पर 1 किलोमीटर या 1 यूनिट, किलोमीटर नहीं मानेंगे यहां पर, 1 यूनिट, 1 पार्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस जाने से हमारी हाइट में कितनी बढ़ोतरी होती है या गिरावट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में 1 बता दिया गया है पार्टिकुलर यूनिट, तो इसीलिए यहां पर हम 1:2 के हिसाब से ऐसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसा करते कि 1:2 नहीं देता, डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। तो ये इस केस में क्या होगा, 1/10। अब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, देखो ये देखो, ऑन ए टोपोग्राफिकल मैप 1:50,000 स्केल दे दिया गया है, तो 1:50,000 टोपोग्राफिकल मैप का क्या मतलब क्या होता है, 1 cm to 500 मीटर्स, ओके। ये आप कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे स्केल का सिंपल मैथमेटिक्स होता है। अब यहां पर बताया गया कि कंटूर इंटरवल 10 मीटर, इसका यहां से कोई मतलब नहीं है। प्लेस ए इज सिचुएटेड ऑन ए कंटूर ऑफ 200 MSL एंड प्लेस बी इज 240। तो इन दोनों के बीच में आर का डिफरेंस, जो आर होता है रिलीफ का डिफरेंस, वो क्या हो गया 40 मीटर, ओके, 40 m। अब डी कितना है, डी देखो ए और बी के बीच 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 500 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 4 × 500 मीटर। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, जब भी हम रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम मीटर और मीटर को काट सकते हैं ऐसे। तो यहां पर देखो, इसको अगर आप काटेंगे तो 4 कट जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। अब 0 0 काट देंगे तो 1/50 हो जाएगा, और ये हमारा 1/50 सी में हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 1:r/t ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ये हो गया आपका ग्रेडियंट। अब स्लोप में क्या होता है, स्लोप में एक बार फ्रेश करके यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी, अब इन दोनों में मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये ऐसे दोनों में हाइट की डिफरेंसेस है, ठीक है। ये थोड़ा सा कार्व हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहां पर जो एंगल होता है, ठीक है, यहां पर जो एंगल हमारा बनता है ना, इसको अगर आपने थीटा मान लिया, तो ये अगर थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब d/r, ठीक है। ये जो d है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच, और ये r है रिलीफ, ठीक है। तो ये जो d/r होता है इसको हम बोलते हैं tan थीटा, ओके। और यही tan थीटा का फॉर्मूला है, अगर आपने क्लास 10 में किया होगा, 10th लेवल में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि tan थीटा मतलब आप, ठीक है, ये आप कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस या, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा d, और थीटा के साथ जो लगे हुए होते हैं ऑप्शन, उसको हम कहते हैं बेस। तो d/r, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा आता है, मतलब ऐसे राइट एंगल, सॉरी इक्विलैटरल नहीं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये कोण अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा ये एंगल, तो यहां पर ये हमारा जो बेस है वो हमारा आ जाएगा क्या r, क्योंकि यही रिलीफ का डिफरेंस है। देखो ये 0 है, ठीक है, मान लो ये 0 है 200,
मान लो ये 200 है और ये 40 है, 240 है यहां पर जो क्वेश्चन था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, 8, यही आ रहे हैं ना। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें, मीन्स लेवल में जितना ही हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर 200 है, यहां पर 40 है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 इंटू 500 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस है। तो यहां पर हमारा स्लोप का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो tan थीटा इक्वल्स टू डी बाई आर, ठीक है। डी मतलब क्या आता है यहाँ पर 4 इंटू 500 मतलब 2000 बाई यहाँ पर आर मतलब कितना आता है यहाँ पर 40, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा tan इनवर्स। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप पुट कर सकते हैं शिफ्ट और tan अगर आप दबाएंगे तो tan इनवर्स मतलब 10 टू द पावर -1 ऐसे आएगा d बाई आर। ये एंगल से अगर निकलते हैं तो इसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ये डिग्री में आएगा ऑलवेज, जब भी आप इन्वर्स करेंगे तो इसका वैल्यू डिग्री में आएगा, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये स्लोप और ग्रेडियंट का फॉर्मूला में डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस है वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। क्योंकि स्लोप जो होता है हम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस देखते हैं, प्लेस के सापेक्ष से, मतलब हायर प्लेस टू लोअर प्लेस कैसे लैंड का चेंजेस हो रहा है इसको हम स्लोप देखते हैं। लेकिन जब हम ग्रेडियंट मापते हैं तब डिस्टेंस के हिसाब से चेंजेस देखते हैं। स्लोप में हम एंगल का चेंजेस देखते हैं, रिलीफ के हिसाब से चेंजेस देखते हैं कि रिलीफ कितना चेंज हो गया, मतलब हम देखते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, टॉप प्लेस से डाउन प्लेस के बीच में कितना चेंजेस हो रहे हैं ये हम देखते हैं, इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं ना। और ग्रेडियंट में क्या देखते हैं हम, डिस्टेंस के हिसाब से स्लोप का कितना चेंजेस हो रहा है, रिलीफ का कितना चेंजेस हो रहा है ये हम देखते हैं, यही डिफरेंसेस है, इसीलिए फॉर्मूला में ये डिफरेंस होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये किसने भेजा मेरा उसका नाम याद नहीं है, सॉरी। फिर भी हम यहाँ पर देखो इसका आंसर 1 होगा और कैसे होगा ये पता नहीं है। तो देखो कई भी जगह पर आपको मीन क्या है पहले समझना होगा। मीन एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, एक डेटा सेट में ऐसा नंबर होता है जिसको हम मीन बोलते हैं, जिससे दोनों की डिफरेंस, मतलब मान लो कि इधर 50 नंबर से एक सेट में, अब उसका जो मीन होगा, ठीक है, उससे जो हाईएस्ट वैल्यू है उस डेटा सेट में और जो लोएस्ट वैल्यू है उनमें डिफरेंसेस सबसे कम होते हैं। अब क्यों होता है देखो, पर्टिकुलरली आप एक चीज समझो कि यहां पर जो मीन है, हम मान लो ये एक नंबर है 2 4 6 8 10, अब इसका मीन कितना होगा 6, हम ऐसे हिसाब कर रहे हैं। तो यहां ये अगर 6 मीन है तो इसके साथ 4 का डिस्टेंस कितना होगा 2। अब ऐसे माइनस कर सकते हो और इसके जैसे भी कर सकते। तो ये अगर हम ऐसे करेंगे तो ये -2 और ये हो जाएगा -4। यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +4, ठीक है, 10 का। अगर मीन से हम माइनस करेंगे, हम माइनस करें मीन माइनस करें, अगर मीन माइनस ना करके हम कोई और नंबर माइनस करते, मान लो आप यहां पर 7 माइनस करें, तो क्या होगा, पहले ये एक एक करके डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर 2 से 7 माइनस करेंगे तो -5 और इधर आपका आएगा कितना -3 और इधर आएगा आपका +1 और इधर आपका आएगा +3 ऐसे आएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो माइनस है x माइनस एक्स बार, मान लो कोई भी नंबर जिसको हम माइनस करें उनको हम स्क्वायर करके ऐड करें। ये सिंबल का मतलब है कि हमारे यहां पर ये ऐड होगा क्या, 4 स्क्वायर ऐड होगा, -4 स्क्वायर। इसका मतलब ये सम का मतलब ऐसा होता है, -4 स्क्वायर होगा, उसके साथ -2 स्क्वायर ये ऐड होगा, फिर यहां पर हमारा 0 स्क्वायर मतलब 6 - 6 भी तो एक नंबर है ना, प्लस ऐसा क्या होगा, सिर्फ 2 है मतलब +2 है, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 + 4, इन सभी का एडिशन होते रहते हैं। अब इसके पास जो वैल्यू आएगा वही हम कहेंगे समेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो कि अगर हम कोई और नंबर लेते, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो बात अलग होती, क्योंकि स्क्वायर है। एक चीज आप याद रखो कि जब हम 1 स्क्वायर निकालते तब हमारा वैल्यू आता है 1, जब हम 2 स्क्वायर निकालते तब हमारा वैल्यू क्या आता है 4, इनमें इंक्रीज होता है 3। अब फिर देखो 3 स्क्वायर जब हम निकालते तब इसका वैल्यू कितना आता है 9, इसमें इंक्रीज होता है 5। जैसे ही हम 4 स्क्वायर निकाल रहे वैसे ही इंक्रीज हो रहा है 16, तो वैल्यू यहां पर 7 बढ़ रहा है। तो अगर एक साइड से हम छोटा कर रहे हैं, मान लो 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 वैल्यू है जिसका वैल्यू है 2 स्क्वायर और दूसरा है 2 स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 + 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर वैल्यू होता है = 8। लेकिन इसको घटाकर अगर हम ऐसे करते कि 1 स्क्वायर
और दूसरा करते 3 स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 और 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा 10। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम दो का डिस्टेंस इक्वल नहीं रख के, दो डेटा सेट का डिस्टेंस इक्वल नहीं रख के किसी एक को घटाते हैं और किसी एक को बढ़ाते हैं, मीन के सिवाय कोई अगर और नंबर लेते हैं तो उसके साथ ईच एंड एवरी डेटा सेट की जो रिलेशन होता है, मीन बीच का नंबर होता है, ये आपको पता ही है क्योंकि हम ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं। ये मीन होता है मैथमेटिकली बीच का नंबर, मतलब जो वैल्यूज है नंबर का उनका बीच का नंबर, डेटा सेट का बीच में नहीं है, जो वैल्यूज है उनकी बीच का नंबर है। तो अगर हम एक वैल्यू को बीच की नंबर को माइनस ना करके कोई एक अलग से वैल्यूज का नंबर माइनस करते तो क्या होता है, एक बढ़ जाता है और एक घट जाता है। मतलब यहां पर जहां पर हमें दो मिल रहे थे वहां पर किसी एक को 1 मिलेगा, -1 हो या +1 हो, स्क्वायर के बाद प्लस ही हो जाता है, और दूसरी जगह पर हमें 3 मिलेगा। तो जैसे ही हम एक को घटाते हैं और एक दूसरे को इंक्रीज करते हैं, तो क्योंकि जितना हम वैल्यू बढ़ाते हैं स्क्वायर का उतना उनके जो बड़े होने का रफ्तार है वो बढ़ जाता है। पहले देखो 3 बढ़ रहा था स्क्वायर करने से, उसके बाद 5 बढ़ गया, उसके बाद 7 बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ते रहेगा, उसके बाद 9 बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए हम यहां पर ऐसे ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसीलिए x - x बार मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका होमवर्क है, ये हमने ग्रेडियंट अभी करा है, या परसेंटेज में पूछा गया, ये आपको कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन है, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूं। कोई भी रिक्टर स्केल में वैल्यू अगर एक इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, +-1 जो भी होता है, तो एनर्जी जो रिलीज होता है वो 32 टाइम्स हायर या लोअर होते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज जो होता है वो 32 टाइम्स हायर या लोअर होता है। हालांकि ये प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम स्केल में, जो रिक्टर स्केल है ना वो मैग्नीट्यूड का लॉगरिथम स्केल है, लॉग स्केल है। अब क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो आप इस लॉग स्केल से आंसर को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, और लॉग ई बेस है, 10 बेस लॉग भी नहीं है। क्या अगर आप सॉल्व करेंगे इसके ई में पावर आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आप ये मान ले कि कोई भी रिक्टर स्केल में वैल्यू एक बढ़ता है, पर्टिकुलर वैल्यू बढ़ता है, तो वो 32 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर रिक्टर स्केल में 5 से बढ़कर 6 हो गया तो उसका एनर्जी रिलीज जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। तो बी में जितना ही है, मान लो आपका ए में x है, ठीक है, पॉइंट ए में आपका x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था। अब पॉइंट बी में क्या होगा 32 टाइम्स मोर, 32/x। आपको क्या पूछा गया, एनर्जी बी बाय एनर्जी ए, मतलब 32x/x, x से कट जाएगा, 32 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर 6 की जगह 7 होता तो क्या होता है, x इंटू 5 से 6 32, ठीक है, 6 से 7 और 32 बाय x, ये जो वैल्यू आता है वो होता, ठीक है। ऐसे ही इसका वैल्यू निकल के आता, ठीक है। ये याद रखिए, एक से दूसरा, जैसे हम 5 से 6 जाएंगे 32 टाइम बढ़ जाएगा। अब जब हम 6 से 7 जाते हैं तब और इसके साथ, मतलब यहां पर 6 का वैल्यू है, 7 का वैल्यू कितना होगा, और 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, ऐसे ही ये चलता है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से निकल जाएगा, ठीक है। ये 964 लगभग 1000 टाइम्स है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ 32 टाइम्स। ये इसका, हालांकि ये लॉगरिथम स्केल होता है, लॉगरिथम स्केल आपको सिलेबस में नहीं है, तो अगर कैलकुलेटर के बिना सॉल्व भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इन नेचर था, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और जो स्टूडेंट ने सेंड किया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। उसी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नंबरिंग भी देख सकते हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी हम उसको लेकर एक अलग से डाउट क्लियरिंग क्लास करते हैं। बल्कि ये जो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये समझने वाली बात है। हालांकि सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ऐसे जितना हो सके हमने एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन पे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय बाय, थैंक यू।